तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। रोल बताना है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। आपने स्पायरोगैरा लिख लिया, कैरा लिख लो, वॉल्वॉक्स लिख लो, इतने सारे प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल्स। सो एनिमल सेल्स हैव अ फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दस सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, सॉर्टेड क्वेश्चन, स्वीट क्वेश्चन किसी को कहते हैं तो वो ऐसा ही है। एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। आई नो तुम लोग वेट ही कर रहे हो कि जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट के मिड टर्म रिविजन की क्लासेस या उसकी लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाए। तो फाइनली इट्स टाइम फॉर बायोलॉजी। जितने भी बच्चे यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप लोगों का स्वागत है साइंस एंड फन एजुकेशन पे। मैं हूँ सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज मैं आप लोगों को 29 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का रिवीजन करवाऊंगी। तो भाई देखो, ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रही कि 29 क्वेश्चंस जो मैं आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ, यही 29 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये 29 क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी चीजें मैं आप लोगों को ऐड ऑन करवाने वाली हूँ वो हाईली एक्सपेक्टेड होंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद मैंने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। और उसके साथ साथ मैंने ये भी ट्राई किया है कि आप लोगों को हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिले इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। तो इस पूरे वीडियो को आराम से बैठकर पूरा देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ विथ सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि इन क्वेश्चन के अलावा इससे रिलेटेड और किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो काफी सारे बच्चों से पूछने के बाद मैंने एनालाइज किया कि जहां भी जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके मिड टर्म में, वो बेसिकली शुरू के 9 या 10 चैप्टर्स हैं। तो मैंने क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग रखे हैं। अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है या कुछ और मॉडिफिकेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि अगला लेक्चर आपके लिए डेडिकेटेड हो। तो शुरू करें हम लोग साइंस एंड फन पर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th बायोलॉजी। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू की। बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको ना बहुत सारे एमसीक्यूज वाले सेशंस मिल जाएंगे वाईटी पे। मैंने करवा भी रखे, मैंने पूरे चैप्टर की एक समरी वीडियो भी बना रखी है, वो सब मैं पिन करवा दूंगी। हर एक चैप्टर का वन शॉट आपको मिल जाएगा, वो भी मैं पिन करा दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बेसिकली आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में वो पिन किया हुआ रहेगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कुछ एमसीक्यूज प्यारे प्यारे करेंगे, फिर कुछ प्यारे प्यारे असर्शन रीजन करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एंड देन वी विल समराइज ऑल दीज क्वेश्चंस इन अ सिंगल वीडियो विथ सम एड ऑन क्वेश्चंस, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो आपको प्रिपेयर करके आना है। चलो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें विदाउट एनी एक्सेप्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीजें पाई जाएंगी। तो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज, तो बेसिकली ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन बात आ गई है डिफाइनिंग की। तो आप ये बताओ कि कहीं कोई अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में आएगा? नहीं आएगा। ग्रोथ तो एक्सटर्नल इंटरनल हो सकती है। इंटरनल ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक्सटर्नल ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो जाती है। तो ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं लेते हैं। फिर बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो जो लोग फर्टाइल नहीं होते, जो लोग स्टराइल होते हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, क्या उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाने का कोई हक नहीं है? ये भी गलत हो गया, है ना। तो ये भी एक डिफाइनिंग
का मतलब होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो वहां पर बात आ जाती है मेटाबॉलिज्म की। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म ना होता हो। एक छोटे से पिद्दी से बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, बड़े बड़े एनिमल्स भी मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, उनकी भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। सो दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये चलो एक वार्म अप क्वेश्चन था, आना नहीं आना ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक टीचर आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता सकता है, एक प्रिडिक्टेबल चीजें बता सकता है, बट आपको भी पता होगा जब भी फोन पे मैसेजेस आते हैं कि आज बारिश होने की संभावना है, तो संभावना वर्ड का मतलब ही होता है कि भैया हम सेफ जोन में हैं, बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो मैं भी यही कहूंगी कि ये 29 क्वेश्चंस आने की संभावना है। इसमें से कई क्वेश्चंस हिट हो सकते हैं, कई क्वेश्चन हो सकता है हिट ना करे, बट मैं आप लोगों को इन्हीं 29 में से ना ऐसे ऐसे टॉपिक्स और निकाल कर बता दूंगी जिसमें से कुछ ना कुछ तो हिट हो ही जाएगा। मैक्सिमम पोर्शन आप मान के चलो 90 to 95% क्वेश्चंस आप मानोगे कि उसके बारे में मैंने एटलीस्ट या तो मेंशन किया है, या तो एग्जैक्टली करवाया है, या फिर उसके बारे में मैंने हिंट दिया है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी useful for you, beneficial for you. So which kingdom includes unicellular eukaryotes? सिंगल सेल भी होगा, यूकैरियोटिक भी होगा। ओ माय गॉड, कैसे इसको हैंडल करें, कैसे इसको डील करना है इस तरह के क्वेश्चन को? तो सीधा सीधा सोचो कि पहला जो किंगडम है वो है मोनेरा। मोनेरा होता है इकलौता प्रोकैरियोट का पूरा किंगडम, तो वो तो हो नहीं सकता। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, चलो वो तो होता है यूकैरियोट, पर क्या वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टीसेलुलर है? यस, दैट इज यूनिसेलुलर। और प्रोटिस्टा इकलौता यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद के जितने भी किंगडम है वो सारे मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो आपको ये चीज कभी भी नहीं भूलनी है कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर तो आएगा ही, साथ में यूकैरियोट भी आएगा। So the answer is B, obviously. Next question है, in bryophytes the dominant phase is। चलो इस क्वेश्चन से मैं 2-3 और क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करती हूँ आपके लिए, ठीक है। जैसे ही बात आ जाती है ब्रायोफाइट की, मैंने आप लोगों को, अगर आपने प्लांट किंगडम का वन शॉट देखा है उसमें भी मैंने बता रखा है, अगर आप पेड बैच वाले बच्चे हो और आपने पूरी क्लासेस अटेंड की है तो मैंने आपको बार बार बता रखा है कि ब्रायोफाइट से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। एल्गी से कहां से क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले देखो ब्रायोफाइट क्या क्वेश्चन लेकर आ सकता है तुम्हारे लिए। सबसे फेमस बात है ब्रायोफाइट्स की, वो है कि उसको प्लांट का एम्फीबियन बोला जाता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है। ऐसा क्यों है? तो एम्फीबियन वर्ड को नोट कर लो, एम्फीबियन वर्ड को नोट कर लो। क्यों बोला जाता है ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर नीडेड है उसके लिए फॉर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला क्वेश्चन बन गया ब्रायोफाइट से ये। दूसरा क्वेश्चन चलो लेकर आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि क्या ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर वेसल्स या फिर वैस्कुलर सिस्टम पाई जाती है? क्या उसमें वैस्कुलैरिटी देखी जाती है? वैस्कुलर प्लांट है या नहीं है? तो द राइट आंसर इज नो, ये वैस्कुलर प्लांट नहीं है, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। जाइलम फ्लोएम क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये बहुत छोटा सा थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ गया डोमिनेंट फेज का। इसमें डोमिनेंट फेज क्या होगी? अगर आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच का डिफरेंस पता है, आपको इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स पता है अच्छे से क्लियरली, तो आपको पता होगा कि ब्रायोफाइट नॉर्मल जो हायर प्लांट्स होते हैं उसके ऑपोजिट काम करता है। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट नहीं बल्कि गैमेटोफाइट होता है मेन प्लांट बॉडी, जिसके साथ स्पोरोफाइट रहता है।
जिसके जिसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड करता है। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज द मेन प्लांट बॉडी। तो डोमिनेंट फेज भी कौन सा हो जाएगा? गैमेटोफाइट का हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर पूरा लाइफ साइकिल पढ़ना है ना, देखो मैं अभी भी बता रही हूं, आई नो आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नॉट इंक्लूडेड, लेकिन ये क्वेश्चन तो आ सकता है ना। और ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आप लाइफ साइकिल समझ लोगे तो आपके लिए तो ये बोनस पॉइंट हो गया, क्योंकि सीबीएसई ने इसको डिलीट किया है। क्या पता ये कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए, या क्या पता आपके स्कूल के टीचर आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बना दे। तो हर तरह से सेफ रहो। लाइफ साइकिल बहुत ही अच्छे से एक स्लाइड में बनाकर पूरी लाइफ साइकिल बताई है मैंने। प्लांट किंगडम का वन शॉट जरूर देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगर किसी भी बच्चे को आज तक प्लांट किंगडम नहीं समझ आया होगा तो आई गारंटी यू तुम्हें 85 to 90% तो समझ में आ ही जाएगा, चाहे आप भले बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हो। चलो, तो द राइट आंसर इज गैमेटोफाइट। नाउ अब देखो मैंने तुम्हें ना यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दोज 29 क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन हियर, उसके अलावा भी मैंने तुम्हें और प्लस क्वेश्चंस बता दिए है ना। ये देखो, ये एप्पल दिख रहा है तुम्हें, यहाँ टेबल पे रखा हुआ है। तुम्हें हर एक क्वेश्चन का सही आंसर करते हुए ये एप्पल लास्ट में खा जाना है। ठीक है, चलो, दिस इज गोइंग टू बी द बोनांजा मार्क। अच्छा हाँ, एक और चीज, जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ, अगर आपने लेक्चर अभी तक यहाँ तक देख लिया है तो एक चीज प्लीज फॉलो करना मेरे लिए। जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे इस पूरे लेक्चर के दौरान, 29 क्वेश्चंस, तो आप अपने आप को टेस्ट करना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर्स आते थे। जस्ट आते थे या नहीं आते थे वाला ही हिसाब है। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको 29 में से आपने खुद को कितने नंबर दिए हैं और आपने कितना एप्पल खा लिया है। पूरा एप्पल खा लिया यानी कि पूरे क्वेश्चंस आपको आते थे, आधा खाया यानी कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे। सो प्लीज डू कमेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू इज इन एनिमल्स? बोन, कार्टिलेज, ब्लड या फ्लोएम? सीधी सी बात है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आप लोगों ने फ्रॉग पढ़ा है, पूरा फ्रॉग के नोट्स हैं। ठीक है, और आपको पता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में ही सारे टिश्यूज और सेल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, राइट? तो ये भी पता होगा कि उस चैप्टर में प्लांट तो हो ही नहीं सकता। सो ऑब्वियस सी बात है, द राइट आंसर विल बी फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम तो प्लांट में पाया जाता है और प्लांट का ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जा रही है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जा रहे हैं। एक बार ना माइंड में फटाफट से रिवाइज करते हैं हम लोग कि इस पूरे लाइन से हमें और कौन कौन से एडिशनल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो सबसे पहले कौन से चैप्टर का है ये क्वेश्चन? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, राइट? तो चलो कुछ क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा आपको बताती हूँ जिसके आने की प्रोबेबिलिटी हाई है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल कब कंप्लीट होता है, कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है? तो सेल साइकिल के दो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहला होता है एस फेज, दूसरा होता है एम फेज। ठीक है, पहला होता है जिसमें ग्रोथ हो रही है, सिंथेसिस हो रहा है, एंड देन अगेन ग्रोथ हो रही है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, वो पूरा इंटरकाइनेसिस, पूरा का पूरा इंटरकाइनेसिस। और उसके बाद आता है एम फेज जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं। माइटोटिक फेजेस के कितने फेजेस होंगे? पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज और लास्ट में टीलोफेज के बाद हो जाती है साइटोकाइनेसिस। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और तब जाके पूरा सेल साइकिल कंप्लीट होता है। तो कहां कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सेल साइकिल पढ़ लेना एक बार अच्छे तरीके से, सीक्वेंस पढ़ लेना, G1 फेज में क्या हो रहा है, S फेज में क्या हो रहा है, G2 फेज में क्या हो रहा है। उसके बाद पढ़ लेना एम फेज ऑफ माइटोसिस, जिसमें आपको सिंपल चीजें पढ़नी है एक सीक्वेंस में कि प्रोफेज में क्या होता है, एक दो लाइन, मेटाफेज में क्या होता है, सारे क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे,
दोनों तरफ पे, दोनों पोल्स पर सेंट्रोमियर होते हैं जिनका स्पिंडल फाइबर जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। उसके बाद एनाफेज आ गया जब सेंट्रोमियर्स आर स्प्लिटिंग अपार्ट। दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर। तो कौन सा फेज है? एनाफेज। और फाइनली टीलोफेज में दो डिफरेंट पोल पर कौन पहुंच चुका है? आधा आधा क्रोमोसोम जो कि सेंट्रोमियर से डिवाइड हुआ था, और वहां पर जाकर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो चुकी है, यानी कि अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस बस होने ही वाली है, एंड देन आफ्टर टीलोफेज इट विल बी साइटोकाइनेसिस। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मियोसिस जरूर पढ़ लेना, स्पेशली मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है ना, वो प्रोफेज 1 समझ लो प्रो है तुम्हारे पूरे चैप्टर का। वो पढ़ लिया तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप सारी चीजें हैंडल कर लोगे इस चैप्टर में, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट अगर कोई टॉपिक है इस चैप्टर का तो वो है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ठीक है, चल ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है डिफाइन टेक्सोनॉमी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन क्लासिफिकेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एंड पहले दूसरे चैप्टर का, पहले चैप्टर का है, तो ये मतलब ऑब्वियसली जैसे ही बच्चा क्लास 10th के बाद 11th में आता है तो पहला दूसरा चैप्टर तो बहुत मन से पढ़ता है, उसको सारी चीजें समझनी होती है और एट द सेम टाइम उसे सारी चीजें समझ में नहीं भी आ रही होती है, तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग नॉस्टैल्जिक। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। तो ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है, ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है बच्चों जो डील करता है किस चीज से? सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कि वो कौन है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर, कि उसका नाम क्या है। और तीसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि ये किस किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है? तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। रोल बताना है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्लासिफिकेशन के अंदर। मतलब क्लासिफिकेशन में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करना क्यों जरूरी है? अगर अब मैं आपको एक चीज बता रही हूं, यहां पर मैंने मेंशन ही नहीं किया है कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, या किसी क्वेश्चन का कोई पार्ट हो सकता है। या मैंने सिर्फ लिखा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है बच्चों, कितने भी नंबर का आ सकता है। अगर ये ज्यादा नंबर का आया है तो तुम्हें क्या करना होगा? सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। क्यों दिया? क्योंकि सारे के सारे साइंटिफिक नेम्स को दो पार्ट में देना was important, was considered as important। क्यों? क्योंकि पहला जो नाम है, फर्स्ट नेम डिनोट्स जीनस नेम और दूसरा नाम डिनोट करता है स्पीशीज एपिथेट। उसके बाद भी अगर साइंटिस्ट जो है, जो साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, उसका नाम भी इंक्लूड किया जा सकता है शॉर्ट एपिथेट में। ठीक है, तो ये पूरा आपको ऐसे करके समझाना है। उसके बाद आपको बोलना है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का क्लासिफिकेशन में क्या रोल है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइंटिफिक नेम ऑफ टू वर्ड्स। पहला जीनस नेम का इंफॉर्मेशन मिल गया, दूसरा स्पीशीज नेम का इंफॉर्मेशन मिल गया। इससे हमें क्लासिफिकेशन में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हमें स्पीशीज का नाम पता होगा तो हम कहेंगे अच्छा ये कौन से जीनस को बिलोंग करता है, जीनस का नाम पता चल गया। अब उस जीनस से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। अब फैमिली का नाम भी पता चल गया, अब उस फैमिली के नाम से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, एंड सो ऑन। और धीरे धीरे पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। एक और क्वेश्चन एडिशनली पूछा जा सकता है बच्चों, जो कि हाई इन डिमांड भी होता है समटाइम्स टीचर्स के लिए। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है? सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है?
तो डिफरेंस है फाइलोजेनी का। जब हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी साथ में पढ़ रहे होते हैं तो वो पूरा का पूरा सिस्टमैटिक बन जाता है, एक सिस्टमैटिक स्टडी हो गई जिसमें हमने उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी इंक्लूड कर लिया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ एल्गी विथ सूटेबल एग्जांपल्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन को तो मैं मतलब इट्स अ शेफ किस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हाईली प्रिडिक्टेबल है, हाई चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के लिए। सो आई एम गिविंग इट 1 स्टार। और अभी भी एप्पल टेबल पर है, तुम बताना तुमने कितने एप्पल्स खा लिए। चलो ओके, कितने टाइप का एल्गा होता है बताओ? 3 टाइप का है ना, जिसमें से पहला है मान लो ग्रीन एल्गी, जिसको हम कहेंगे क्लोरोफाइसी। दूसरा है ब्राउन एल्गी, जिसको हम कहेंगे थियोफाइसी। तीसरा है रेड एल्गी, जिसको हम कहेंगे रोडोफाइसी। ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 तरह का एल्गी हो गया। किस बेसिस, अब देखो अगेन यहाँ पर क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, लिख लो किस बेसिस पर इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया। ऑब्वियसली दिख रहा है यहाँ पर अलग अलग कलर है, यानी अलग अलग पिगमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के नाम लिख देना। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन द 3 एल्गी। ठीक है, ब्राउन, रेड और ग्रीन एल्गी के बीच में बेसिक क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो आपको पिगमेंट के साथ साथ क्या क्या चीजें लिखनी होगी। फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड है, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग लिख दोगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एल्गी हो गया विथ सूटेबल एग्जाम्पल। बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी की, ग्रीन एल्गी में कौन आ जाता है, कुछ भी नहीं याद है, स्पाइरोगायरा लिख लो ना। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है। आपने स्पाइरोगायरा लिख लिया, कैरा लिख लो, वॉलवॉक्स लिख लो, इतने सारे प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बात करें अगर हम लोग ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको लैमिनेरिया मिल जाएगा, आपको सरगैसम मिल जाएगा। उसके बाद अगर नॉट सरगैसम, सॉरी इट इज लैमिनेरिया। उसके बाद फ्यूकस ऑब्वियसली, ठीक है, ये सब ब्राउन कलर के दिखते भी हैं, आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी खोलकर कभी देखी होगी। फिर रेड एल्गी की अगर हम बात करें, बहुत ही फेमस है जेलिडियम ग्रासिलेरिया, जिसमें से हम अगार अगार एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि जेल लाइक कंसिस्टेंसी देता है हमारे किसी भी डेलिकेसीज को। जो भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं, चाहे हम आइसक्रीम्स बना रहे हैं, जलीज बना रहे हैं, उसमें हमें थोड़ी सी थिकनिंग एजेंट की जरूरत होती है, जो थोड़ा सा फूड को थिकन कर सके, जेली लाइक बना सके, और उसके लिए अगार अगार हम यूज करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल्स है। पोरफाइरा है रेड एल्गी में। ये सारे एग्जाम्पल्स एकदम रट डालो, दिमाग में ना ऐसा छप जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर हो गया, टाइप्स हो गया एल्गी का विद सूटेबल एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे पिगमेंट, सेल वॉल कॉम्पोजिशन एंड फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये जरूर पूछा जा रहा है या पूछा जाएगा, तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को लेकर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल विद एग्जांपल। तो सीधी सी बात है, सीधा सीधा इसका जवाब है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो 2 तरह के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एक एम्ब्रियो वो होते हैं जिसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स बनती हैं, पहला एक्टोडर्म आउटर मोस्ट जर्म लेयर और दूसरा एंडोडर्म इनर मोस्ट जर्म लेयर। ठीक है, और उन्हीं दोनों जर्म लेयर से उसकी बॉडी के सारे फीचर्स, सारे के सारे ऑर्गन, सेल्स, टिश्यू, सबका फॉर्मेशन होता है। तो वो हो गया डिप्लोब्लास्टिक, यानी हैविंग 2 जर्म लेयर्स, पहला एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म।
लेकिन जब हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो कुछ हायर एनिमल्स में 3 लेयर्स बनती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। पहला होता है एक्टोडर्म, बीच का होता है मेसोडर्म और सबसे लास्ट का होता है या इनर मोस्ट होता है एंडोडर्म। और उनमें ये तीनों जर्माइनल लेयर्स या जर्माइनल लेयर्स ही बोल दो, जर्म लेयर्स जो हैं, यही तीनों लेयर्स मिलकर सारे बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हार्ट, हमारा दिल जो है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, मतलब मीजोडर्म से वो से डिराइव किया गया है। उसी तरह से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट्स जो हैं, कुछ एक्टोडर्म से बने हैं, कुछ मेसोडर्म से बने हैं, कुछ एंडोडर्म से बने हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन हो गए? 3 जर्माइनल लेयर्स। ठीक है, पहला एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। बहुत ही सिंपल है, सॉर्टेड क्वेश्चन, स्वीट क्वेश्चन किसी को कहते हैं तो वो ऐसा ही है। एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। देखो, जानबूझकर मैं इस तरह का क्वेश्चन लेकर आई ताकि इसमें वर्सेटैलिटी हो, और इतना प्यारा एंड वर्सेटाइल क्वेश्चन ये है कि इसको किसी भी वे में फोल्ड एंड मोल्ड एंड मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे? अब मैं आपको बताती हूँ। क्या पता आपसे क्वेश्चन में सिर्फ रूट्स पूछ लिया जाए, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स एक्सप्लेन कर दो, या हो सकता है सिर्फ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम पूछ लिया जाए, स्टेम का मॉडिफिकेशन या सॉरी नॉट मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन कर दो, या फिर लीफ का मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन कर दो। तो तीनों को मैंने इंक्लूड कर दिया, तीनों उसी में आ गया, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हम इसको कट करके या इसके स्लैश में एनाटॉमी भी तो लिख सकते हैं। मुझे याद है मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में जब मैं क्लास 11th में थी, उसमें ऑप्शंस आए थे कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एंड टीचर वाज सो स्मार्ट कि उन्होंने पहले क्वेश्चन में लिखा एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, ठीक है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट ब्रैकेट में, और दूसरे में नहीं, डाइकॉट और मोनोकॉट नहीं था मॉर्फोलॉजी में, सॉरी, और दूसरे क्वेश्चन में था जो ऑप्शनल था, एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ स्टेम। तो ये चीज ना बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी कि अगर हम मॉर्फोलॉजी लिखते हैं तो रूट पूछा जा रहा है, अगर हम स्टेम याद करते हैं तो उसकी एनाटॉमी पूछी जा रही है। एंड ये कंफ्यूजन जो एवरेज स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की थी, उनको वो कंफ्यूजन उनको गलत आंसर की तरफ लेकर गया। उन्होंने दोनों में से जो सा भी आंसर चूज किया, दे गॉट कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली क्या लिखना था, क्योंकि बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है। एंड जो बच्चे बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर थे कि उनको क्या लिखना है, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा। तो देखो, मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी दोनों में से कुछ भी आ सकता है, रूट को लेकर, स्टेम को लेकर, लीव्स को लेकर। अगर बात एनाटॉमी की आती है तो उसमें मेंशन होगा कि तुम्हें डाइकॉट या मोनोकॉट या दोनों में से कौन से या दोनों ही करने हैं। ठीक है, तो चलो भाई, मैंने ये वाला आपको बता दिया है, ये खुद से पढ़ लेना, और बहुत प्यारा सा डिफरेंस भी है इन दोनों के बीच में। अब बात करें अगर हम मॉर्फोलॉजी रूट्स की, तो रूट की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है? या तो वो टैप रूट सिस्टम होता है जो ज्यादातर डाइकॉट में पाया जाएगा, या तो वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। बात करें अगर हम टैप रूट की, तो ज्यादातर वो डाइकॉट में देखा जाता है। क्या क्या उसमें उसके क्या मॉर्फोलॉजी होती है? एक मेन ब्रांच होता है, ठीक है, उसमें से जिसको प्राइमरी ब्रांच कहते हैं, उसमें से सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस निकल रहे होते हैं, ठीक है। एंड they have different zones, they have different zones. You have to mention root cap, दूसरा region of elongation, उसके पहले है सॉरी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक
एक्टिविटी। फिर आ जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। और इसी रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आप देखोगे कि रूट हेयर भी पाए जाते हैं। रूट हेयर के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो कि यूनिसेलुलर होता है एंड दे आर मेंट टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि रूट हेयर यूनिसेलुलर है तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस आसानी से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली टैप रूट ही बच्चे लिखते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम में पाए जाते हैं। फाइब्रस में भी आप लिख सकते हो, उसमें भी जो डिफरेंट जोन्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बस फाइब्रस में जो मेन प्राइमरी ब्रांच होती है ना वो बहुत शॉर्ट होती है और उसमें से हेयर लाइक ग्रोथ काफी ज्यादा होता है, विगरस ग्रोथ होता है, तो वैसा आप लिख सकते हो जो कि ज्यादातर मोनोकॉट में पाया जाएगा। चलो अब हम बात करें अगर स्टेम की, ठीक है, तो पहली बात वो शूट सिस्टम का पार्ट है ना, वो शूट सिस्टम का पार्ट है। दो पॉइंट्स होते हैं उसमें जिसको हम कहते हैं नोड्स एंड इंटर नोड्स। ग्रीन होता है जब वो यंग होता है एंड ब्राउनिश हो जाता है जब वो ओल्ड हो जाता है क्योंकि इट इज रिप्लेस बाय द वुड। उसके बाद उसमें से कई सारे ब्रांचेस निकलते हैं एंड उसका आप फंक्शन भी बता सकते हो कि वो सब उसको सपोर्ट करना, उसको अपनी डायमीटर, अपना गर्थ बढ़ाना है, शूट को और ज्यादा इलोंगेट करना है। ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस जो है वो ट्री का पर्पस फुलफिल करे, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अच्छा, स्टेम के हेयर के बारे में भी आप लिख सकते हो, दैट इज ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं इन फंक्शन। इसके चारों तरफ क्यूटिकल की लेयर भी पाई जाती है और जब ये स्टेम वुड बन चुका होता है तो उनमें लेंटी सेल्स भी पाए जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है और आंसर भी उतने ही अच्छे हैं। लीव्स की मॉर्फोलॉजी तुमसे पूछी जा रही है। सबसे पहले ग्रीन इन कलर होगा क्योंकि दिस इज द प्लेस जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब लीफ लैमिना कैसे कैसे तुम्हारे दिमाग में एक पत्ता होना चाहिए, ठीक है। कहां से निकल रहा है? नोड में से निकल रहा है, नोड से ये निकल रहा है, ठीक है। एक मेन वीन जा रही है बीचों बीच, कट मतलब सेपरेट करते हुए लैमिना को सेंट्रली, उसको हम कहते हैं मिडरिब, उसको हम कहते हैं मिडरिब, ठीक है। उसके अलावा वीन्स और वीनलेट्स होते हैं ताकि आसानी से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, वो सारे फैल सके लीफ लैमिना में, लीफ लैमिना में, ठीक है। लीफ बेस पाया जाता है उनमें, लीफ बेस पाया जाता है। इसके अलावा मेन जो लीफ ब्लेड होती है जिसको हम लैमिना बोलते हैं वो आप बता दोगे। तो बेसिकली आप मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स में बहुत अच्छा स्पेस कवर कर सकते हो अपने आंसर्स लिखकर। अगर लीफ आ गई है या रूट आ गया है या स्टेम आ गया है जिसमें मॉर्फोलॉजी है या फिर एनाटॉमी है, जो भी है, आप ट्राई करो कि आप उसका डायग्राम भी बनाओ। जब डायग्राम आपके आंसर को सपोर्ट करता है तो फिर भैया आपको सपोर्ट किया जाता है फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। सी, यही मैं कहना चाह रही थी कि इस तरह के क्वेश्चन, प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। चलो सीधी सी बात है, रूट पूछ लिया गया है यहाँ पर, तो रूट और शूट में बेसिक क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। शुरुआत से अगर हम देखें तो 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, किसी में भी। एनाटॉमी में पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर हम बात करते हैं बच्चों एपिडर्मिस की, तो सिंगल लेयर की एपिडर्मिस होती है ना, और उसमें रूट पूछ रहा है तो रूट हेयर पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम
कॉर्टिकल सेल्स का बना हुआ होता है, कॉर्टेक्स के सेल्स का बना होता है। कॉर्टेक्स है मेन पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स है, जो कि बना हुआ है पैरेन्काइमा के सेल से। आपको ये मेंशन करना है कि इसमें कॉर्टेक्स पाई जाती है, इसमें पाया जाता है स्टील। स्टील क्या क्या इंक्लूड करता है? एंडोडर्मिस, पिथ, कंजंक्टिव टिश्यू, मेडुलरी रेस, ठीक है, ये सारी चीजें। पिथ जो है वो डाइकॉट में इन कॉन्स्पिकुअस है, और जस्ट इसका उल्टा होता है मोनोकॉट में, इसीलिए बाकी सब तो वही लिख रही हूँ, पिथ में चेंजेस लेकर आ रही हूँ। वैस्कुलर टिश्यू के अंदर आते हैं वैस्कुलर बंडल्स। मेजर डिफरेंस जो डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के बीच में होता है वो यहीं पर आ रहा होता है। तो डाइकॉट में ये पाए जाते हैं लगभग 2 से 4 वैस्कुलर बंडल्स, और वहीं मोनोकॉट रूट में थोड़े से ज्यादा, मोनोकॉट रूट में ये 4 से 6 वैस्कुलर बंडल्स देखे जाएंगे। उसके बाद जाइलम का रिप्रेजेंट होने का जो सिस्टम है वो क्या है रूट में? वो क्या है रूट में? एक्सार्क कंडीशन, एग्सार्क कंडीशन। एक्सार्क कंडीशन आपको हमेशा रूट में दिखेगी, ठीक है, और शूट में आपको एंडार्क कंडीशन दिखेगी। ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आंसर को, एंड आप यू आर गुड टू गो। Now, the next one is explain the structure of a typical eukaryotic cell with a well labeled diagram. बहुत प्यारा क्वेश्चन अगेन ये वाला है। अब इसके साथ साथ ना जब मैं बात कर रही हूँ वेल लेबल्ड डायग्राम की, तो उस डायग्राम के बेसिस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहां से तुमसे कोई सा भी सेल ऑर्गेनल पूछा जा सकता है, कोई सा भी सेल ऑर्गेनल पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल विद अ सेल वेल लेबल्ड डायग्राम। सबसे पहले हम लोगों ने ना एक सेल जैसा स्ट्रक्चर, चलो एक सेल जैसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने चलो बना लिया। अब क्या सबसे पहले हम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, ये बताओ क्या इंक्लूड करना चाहिए? व्हाट डिफाइंस अ यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए। चलो एक न्यूक्लियस बना लो जल्दी से। ये हमने बना लिया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर सबको पता है क्या पाया जाता है, जो कि डार्क डेंस्ड बॉडी है, दैट इज न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया। और उसके चारों तरफ कौन सी लेयर होती है? वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की लेयर। चलो बहुत बढ़िया। न्यूक्लियस से निकलता हुआ कोई सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करता हुआ कोई सेल ऑर्गेनल, क्या ये दिमाग में आ रहा है आप लोगों के? कोई ऐसा है कुछ ऐसा? बताओ। बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई, और उसी को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब ओरिजिनेट कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो शुरुआत वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसमें रफ सरफेस होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि उसको क्या करनी है? प्रोटीन सिंथेसिस करनी है ना। तो इसीलिए शुरुआत में पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी के बाद वही कंटिन्यू हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्यों है? क्योंकि वहां पर लिपिड की सिंथेसिस हो रही है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट सा कोई सा भी सेल ऑर्गेनल, एकदम रैंडमली पूछ रही हूँ मैं, कुछ ऐसा सोच नहीं रही, कुछ भी कर लो। जैसे गोल्जी एपरेटस हो गए, ये ना ऐसे वेसिकल के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो हो गया जहां पर पैकेजिंग वगैरह हो रही है। उसके अलावा चलो माइटोकॉन्ड्रिया देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया को किसी दूसरे कलर से बनाती हूँ क्योंकि हमें ब्लू की जरूरत है। ये हो गया तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, क्रेब्स साइकिल अकर कर रही है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। चलो तीसरा सेल ऑर्गेनल बना लो फटाफट से, दैट इज योर प्लास्टिड, दैट इज योर प्लास्टिड। चौथा सेल ऑर्गेनल चलो बना लो जल्दी से, दिस इज योर लाइजोसोम।
लाइजोसोम, दिस इज योर लाइजोसोम, जिसके अंदर होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन करता है। तो कभी सेल को कोई खतरा हो गया तो ये फट जाएगा और खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, और इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसके अलावा आप और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि छोटे छोटे हो गए वैक्यूल्स तुम्हारे, ठीक है, कुछ मैं भूल रही हूँ क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल हो गया, प्लास्टिड हो गया, प्लास्टिड ओनली इन द केस ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, थोड़ा सा मैंने प्लांट सेल जैसा ही स्ट्रक्चर रखा है तो ये हो जाता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कंटेन की जा रही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सेंट्रोसोम होगा इन केस ऑफ एनिमल सेल और वो नहीं होगा इन केस ऑफ प्लांट सेल। अच्छा, प्लांट है तो मैंने वैक्यूल बड़ा नहीं बनाया, बड़ा वैक्यूल बनाती हूँ, ठीक है। समटाइम्स एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा तो नहीं, वैक्यूल की साइज कई ज्यादा बढ़ भी जाती है। समटाइम्स it contains almost 90% of the cell volume, ठीक है, it occupies almost 90% of the cell volume, contain तो गलत वर्ड हो गया, चलो ठीक है। ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं, मैं अभी भी एक दो सेल ऑर्गेनल, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रही हूँ। चलो एक काम करो, आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, आप लोग मुझे बताओ कि मैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स भूल रही हूँ, ठीक है। गोल्जी एप्रोटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, प्यारे प्यारे सारे सेल ऑर्गेनल्स तो हो गए भाई, और क्या बचा था? ओ माय गॉड बेटा जी, ये देखिए, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। फटाफट से एक बार ना हम लोग इसको वो करने की कोशिश करते हैं, लेबल करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से देखिए। अरे चल, ये हो गया न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये हो गया गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को प्लांट सेल में डिक्टियोसोम भी बोला जाता है, ये याद रखना, ठीक है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, समटाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ भी जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल। उसके बाद ये क्या था? ये था हमारा वैक्यूल, ये था सेल वॉल, ये था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है लाइजोसोम्स, ये है प्लास्टिड्स, ठीक है, ये है माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो इस तरीके से अगर आप मैक्सिमम चीजें लेबल करोगे, उसके बारे में लिखोगे, अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, या फिर अगर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आंसर में पूछ लिया है कि तुम्हें ड्रॉ करना है, लेबल करना है, आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। पूरे फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी बहुत ही ज्यादा सिंपल। फ्रॉग की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? हेड और ट्रंक, ठीक है। क्या पाई जाती, क्या उसकी बॉडी है किस तरह की? स्लिपरी है, बिकॉज ऑफ म्यूकस उसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि उसमें म्यूकस है तो उसकी बॉडी स्लिपरी है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन उसमें होती है, ठीक है। आईज होती है विथ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, क्योंकि वो क्या है? एक एम्फीबियन है और उसको पानी में भी जाना है ज्यादा टाइम, तो आंखों को प्रोटेक्ट कौन करेगा? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसके अलावा बहुत ही एक प्यारा सा एक और पॉइंट है, टिम्पेनम, जो कि रिप्रेजेंट करता है इसके ईयर्स को, जो कि रिप्रेजेंट करता है ईयर्स को। कलर बता दो, ऑलिव
ग्रीन कलर का होता है और कुछ डार्क पैचेस भी इसके बॉडी में पाए जाते हैं, वो डार्क पैचेस ऑलिव ग्रीन कलर, और अगर आप इसका वेंट्रल पार्ट देखोगे तो वो पेल येलो है, वो भी नोट कर लेना। इसके अलावा ये क्या करता है, ये कैमोफ्लेज कर सकता है, ये क्या कर सकता है, कैमोफ्लेज कर सकता है, या फिर मिमिक्री कर सकता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेल फ्रॉग के 4 लिम्स में जो फर्स्ट डिजिट होती है उसमें पाई जाती है कॉपुलेटरी पैड। मेल फ्रॉग के 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में पाई जाती है कॉपुलेटरी पैड। ठीक है, चलो 4 लिम्ब जो है इसका थोड़ा सा पतला होता है, लेस मस्कुलर होता है, लेकिन इसका हाइंड लिम्ब जो है वो काफी थिक एंड मस्कुलर होता है। लास्ट में ये भी इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी लिख सकते हो कि कई जगहों पर फ्रॉग जो है वो एज अ डेलिकेसी खाए जाते हैं, कुछ कंट्रीज में, कुछ रीजन्स में। उसके अलावा आप लिख सकते हो कि बहुत ही बड़ा पेस्ट कंट्रोलर है ये, क्योंकि कई सारे पेस्ट को, इंसेक्ट को ये खा जाते हैं, एंड इनका रिप्रोडक्शन भी नंबर हाई है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस आर हाई इन नंबर। उसके अलावा आप लिख सकते हो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनिज्म है, एक ट्रॉफिक लेवल का पार्ट है। ये सारे पॉइंट्स यू कैन इंक्लूड और बहुत प्यारा सा आंसर रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, अच्छा इसके अलावा ना फ्रॉग का कोई एनाटॉमी भी पूछा जा सकता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या एंडोक्राइन सिस्टम, या एक्सक्रीटरी सिस्टम, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो साथ में उसको भी प्रिपेयर कर लेना। मैंने बस लिखा है थंबनेल में 29 क्वेश्चंस, लेकिन मैं 29 नहीं बता के जा रही हूँ, उससे ज्यादा बताकर जा रही हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। अब अगेन मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बोला था कि अगर आपसे किसी एक पर्टिकुलर सेल डिवीजन का कोई एक स्टेज पूछा जा रहा है तो ये भी पूछा जा सकता है कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बीच में क्या डिफरेंस होगा, सेल साइकिल क्या है। फाइनली एक क्वेश्चन ऐसा आ ही गया। तो सेल साइकिल एक कंप्लीट साइकिल होता है बच्चों, एक कंप्लीट साइकिल है जिसमें सेल की ग्रोथ भी हो रही है और सेल का डिवीजन भी हो रहा है। यही तो एक सेल साइकिल को पूरा करता है ना। जैसे लाइफ साइकिल होती है तो लाइफ में ग्रोथ भी हो रही है एंड डिवीजन, जिसको हम एज रिप्रोडक्शन वाला पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं या फिर कंसिडर कर सकते हैं। तो हम बेसिकली पूरे लाइफ साइकिल में क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर एक स्टेज आती है कि वो लाइफ खत्म हो जाती है एंड देन अगेन एक और लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है हमारी वजह से, जबकि क्योंकि हम लोगों ने रिप्रोड्यूस किया है। तो वैसे ही सेल साइकिल होता है। अब सेल साइकिल कंप्लीट होता है 2 फेजेस में। पहला फेज होता है इंटरकाइनेसिस, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं बच्चों। ये लगभग 95% ऑफ द ड्यूरेशन कंपोज करता है या कंसिस्ट करता है। 95% ड्यूरेशन का लगभग होगा क्या, रेस्टिंग फेज या फिर इंटरकाइनेसिस। इस इंटरकाइनेसिस के अंदर आप 3 तरह के फेजेस देखोगे। सबसे पहला है G1 फेज, जिसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं, ग्रोथ फेज 1। उसके बाद है सिंथेसिस फेज, जिसको हम S फेज कहते हैं। सिंथेसिस फेज में बेसिकली डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। डीएनए जो है अपने आप का जेरोक्स कॉपी बना रहा है। तो डीएनए का नंबर उतना ही है, लेकिन डीएनए का कंटेंट या डीएनए का जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुका है, जस्ट डबल हो गया है। क्यों करना पड़ा ऐसा, ताकि जब वो एक सेल डिवाइड होकर आने वाले टाइम में 2 सेल्स में बट जाए तो वो दोनों डुप्लीकेट कॉपीज अलग अलग चली जाए और एग्जैक्ट नंबर ऑफ डीएनए रीस्टोर हो जाए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द डीएनए रीस्टोर हो जाए दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली।
ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एस फेज। फिर आता है G2 फेज, जिसमें ग्रोथ फेज ही हो रही होती है कंटिन्यू। इस ग्रोथ फेज के दौरान बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही होती है। सेल्स जो है वो एक्टिवली मेटाबॉलिज्म शो कर रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, एक्टिव होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं एंड ऑल्सो रेस्ट कर रहे होते हैं। ग्रोथ हो रही होती है, सेल की साइज बढ़ रही होती है, सेल और ज्यादा डेंस हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म रिच हो रहे हैं सारे उसके कंटेंट्स में। फिर दूसरा फेज आता है इंटरकाइनेसिस के बाद, जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन वाला फेज, या फिर हम बोल सकते हैं एम फेज। एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी बोलेंगे। और माइटोटिक फेज कितने फेजेस में डिवाइडेड है बच्चों? सबसे पहला प्रोफेज, उसके बाद है मेटाफेज, इसके बाद है एनाफेज, फिर आ जाता है टीलोफेज, एंड दैट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के बाद कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो थक चुके हैं, अब वो कभी भी मतलब एक्टिवली डिवाइड करने की हालत में नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू डिवाइड, दे दो सेल्स आर नॉट रेडी टू डिवाइड, तो वो G1 फेज में जाने से पहले ही चले जाते हैं G2 फेज में, जिसको क्विसेंट फेज बोला जाता है। सेल्स अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, लेकिन उन्होंने टेम्परेरीली लूज कर दी है कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो अब वो परमानेंटली वैसे ही पाए जाएंगे। और उस स्टेज में, उस फेज में पाए जाने वाले सेल्स को कहा जाता है क्विसेंट फेज। तो ये पूरा आपको डिस्क्राइब करके लिखना रहेगा, और आई नो आप लोग ये भी कर पाओगे। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। बेटा एल्गी इतना इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये बच्चा है प्लांट किंगडम का, ये छोटा सा बेबी है प्लांट किंगडम का, और प्लांट वर्ड आ गया, प्लांट किंगडम वर्ड आ गया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करेगा। सबसे ज्यादा छोटा है, कहते हैं ना छोटा पैकेट पर बड़ा धमाका, तो बड़ा धमाका करने के लिए ही एल्गी आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यही कर रहे होते हैं। तो दे फोटोसिंथेसाइज, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे क्योंकि ग्रीन तो है, थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर है, सो व्हाट, अभी भी ये फोटोसिंथेटिक है, एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ये कर रहा होता है। जो हमारा प्यारा एल्गी है उसका काम क्या है? हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्स करना, हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्स करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चलो आ जाते हैं हम लोग इसमें फूड में। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम से हम अगार अगार एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग जेलीज और आइसक्रीम्स। उसके अलावा Chlorella is a kind of green algae, and Spirulina is a kind of green algae, जिसको जो होता है rich in protein, first of all rich in protein, and they are used by space travelers. इतने पॉइंट्स भी अगर आप लिखते हो ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ इट, बहुत सारे अच्छे नंबर आप पा सकते हो इतने पॉइंट्स लिखने के बाद भी। अच्छा, और भी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे कि कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जिनका काम होता है फूड, और फूड तो चलो हो गया। उसके अलावा कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा रखते हैं, तो उनको एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी यूज किया जा सकता है। ये सारी चीजें तो बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएंगी आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एल्गी में। जितने भी पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आप उसको जरूर नोट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस विद डायग्राम।
बहुत क्लियर कट मैंने आप लोगों को बताया था अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही कि सेल साइकिल सेल डिवीजन में ना वही 3-4 क्वेश्चन रिपीट मोड में आ जाता है। टीचर एक साल ये क्वेश्चन, अगले साल ये क्वेश्चन दे देते हैं। सबसे पहले सेल साइकिल क्या होता है, दूसरा माइटोसिस फेज क्या होता है, ये पूरा तुम्हारा कवर कर लिया सेल साइकिल को। चलो, दो तरह का सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस, दोनों को डिफरेंशिएट करो, या फिर माइटोसिस को पूरा पूरा डिस्क्राइब करो या फिर मियोसिस को पूरा पूरा डिस्क्राइब करो। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है ना इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। गिनती के 4 से 5 क्वेश्चन है। अगर तुम्हें सबसे पहले किसी चैप्टर को प्रिपेयर करना चाहिए तो आई वुड से कि आपको माइटोसिस मतलब सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला ही चैप्टर प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें से एग्जैक्ट यही 3-4-5 कह रही हूँ, यही 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट मोड में आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। अगर आपने मेरा वन शॉट देखा होगा कभी भी, इस साल तो अभी मैं नहीं लेकर आई हूँ, बट हाँ लास्ट ईयर का वन शॉट अवेलेबल होगा आपके पास वाईटी पर, ठीक है, वो जरूर देख लेना। अगर आप पेड बैच के बच्चे हो तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक लेक्चर में सारे के सारे फेजेस इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए थे। हर एक फेज ऑफ प्रोफेज 1 के जो 5 अजीबो गरीब फेजेस है ना, जहां पर अलग अलग चीजें हो रही है, सिनेप्सिस हो रहा है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर हो रही है, दैट इज लिंक टू लिंकेज ऑल्सो, और उसके बाद एक बाईवैलेंट का फॉर्मेशन होना, कियाज्मेटा का फॉर्मेशन होना, एंड फाइनली दे आर गेटिंग सेपरेटेड, और उसके बाद किस तरीके से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो सारी चीजें कवर्ड है, वो सारी चीजें कवर्ड है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 फेजेस को तो रट डालो कि हर एक फेज में क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये अगर मैं अभी यहाँ पर सॉल्व करने जाऊंगी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। माइटोसिस होता किस में है, ये हमारे सोमैटिक सेल्स में होता है अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, और मियोसिस होती है हमारे रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल्स में, जिसमें ये हो रहा है इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि इक्वल कंटेंट्स जो हैं जेनेटिक मटेरियल के वो डिवाइड हो रहे हैं दोनों डॉटर सेल्स में। लेकिन यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल आधी हो गई है, क्रोमोसोम नंबर जो है बिल्कुल आधा हो गया है। तो उसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि डॉटर सेल्स में भी 2n डिप्लॉइडी पाई जाती है और मदर सेल में भी डिप्लॉइडी पाई जाती है, जबकि मियोसिस के अंदर मदर सेल तो डिप्लॉइड होती है लेकिन उसके जो डॉटर सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। प्लस यहाँ पर 2 इक्वल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है एट द एंड ऑफ माइटोसिस, लेकिन एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो डिफरेंशिएट अगर लिखना होगा ना तब तो आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, मैंने आपको वर्बली समझा दिया है। आई होप यू आर टेकिंग नोट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। वाओ, असर्शन, वायरसेस आर कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। साफ साफ आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों कि वो ए सेलुलर है। ए सेलुलर का मतलब होता है कि उसमें कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं है। तो वायरसेस ना तो पूरी तरह से लिविंग होते हैं ना तो पूरी तरह से नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग इसीलिए उनको हल्का सा 50% लिविंग इसलिए उसको कंसिडर किया जाता है क्योंकि जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर होता है तो वो खुद को रेप्लिकेट कर पाता है, और उसको नॉन लिविंग इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि जब वो होस्ट की बॉडी के बाहर होता है, एनवायरमेंट में होता है, तो वो क्रिस्टलाइन होता है। तो पहला वाला पॉइंट बेटा असर्शन का गलत है। दूसरा, दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट सेल। रिप्रोड्यूस से ज्यादा अच्छा बेटर वर्ड रहता रेप्लिकेट, लेकिन अगर यहाँ रिप्रोड्यूस भी लिखा है तो भी ये वाला स्टेटमेंट चाहिए। तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस करते हैं नेकेड से। बिल्कुल सही बात है। Their ovules are enclosed within the ovary. अगर enclosed ही होता तो हम इसको naked क्यों ही बोलते। So assertion is right but reason is false. Next है notochord is present in all the chordate. Correct. सारे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इसीलिए उसको कॉर्डेटा बोला जाता है। कॉर्डेटा नाम में ही कॉर्ड है, यानी नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस इसमें एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। इन सम कॉर्डेट इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये भी बिल्कुल सही बात है बच्चों कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम में ये रिप्लेस हो जाता है हम उनको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। हम उसको सबफाइलम वर्टिब्रेटा में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि यहाँ पर
इससे रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही, दोनों इंडिविजुअली स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये तो बिल्कुल सही बात है। एनिमल सेल्स के पास एक फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये भी सही बात है। पर यहाँ पर आंसर होगा ए, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि फॉलो अ ट्रिक टू सॉल्व असर्शन रीजन क्वेश्चन। जब भी ऐसा हो तो पहले रीजन का स्टेटमेंट पढ़ो और उसके बाद असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ो और उन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई कंजंक्टिव वर्ड लगा दो, कोई कंजंक्शन लगा दो, ठीक है? जैसे बट, बिकॉज, इफ, वाई नहीं, बट हो गया, बिकॉज हो गया, सो दैट इज वाई, ऐसा करके लगा सकते हो, ठीक है? सो एनिमल सेल्स हैव अ फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दस सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस लीड्स टू जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मियोसिस किसमें हो रही है? सेक्सुअल गैमेटिक सेल्स में हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रही है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जीन्स में वेरिएशन आएगा। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, बिल्कुल सही बात है। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? मियोसिस के प्रोफेज 1 में होती है। प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में हो रही है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन या डाइकेनेसिस? इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने कमेंट किया इसका आंसर तो मैं मान जाऊंगी यार कि इतनी देर तक तुम बने रहे यहाँ पर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो बेटा जी ये तो सही बात है, लेकिन इससे कोई खास लेना देना है नहीं, तो आंसर इसमें हो जाएगा बी, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ओके नाउ द मोस्ट अवेटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसकी बहुत ज्यादा हाइप है, जिसका जमाना चल रहा है इस टाइम पे, और टीचर्स भी जमाने के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अ प्लांट विद टैप रूट, रेटिकुलेट वेनेशन एंड फ्लावर्स विद 5 पेटल्स, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ दिस प्लांट एंड जस्टिफाई योर आंसर। दो तरह के क्लास होते हैं एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, एक होता है डाइकॉट और एक होता है मोनोकॉट। मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर बात आ रही है टैप रूट की तो वो डाइकॉट होगा, बात आ रही है फाइब्रस रूट की तो वो मोनोकॉट होगा, बात आ रही है रेटिकुलेट वेनेशन की तो वो डाइकॉट होगा, बात आ रही है पैरेलल वेनेशन की तो वो मोनोकॉट होगा, बात आ रही है फ्लावर्स विद 5 पेटल्स की तो वो ज्यादातर डाइकॉट ही होता है, ठीक है? मोनोकॉट्स में ज्यादातर आप देखोगे 3 पेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है? ट्राइमेरस वो ज्यादा होते हैं। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ दिस प्लांट और जस्टिफाई करो आंसर, तो आपका सीधा सीधा आंसर है डाइकॉट, और आपको लिखना है डाइकॉट प्लांट के कुछ फीचर्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर फाइंड्स algal bloom in his field water, which group of organism is responsible and what are its effect on the environment? तो किस तरह का वो एल्गी हो सकता है? वो है बेटा जी ज्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी ही ऐसा गंदा घिनौना काम करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है? जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। नाम तो बड़े बड़े इन्होंने 2-2 नाम ले रखे हैं अपने, और काम इनका है गंदगी फैलाना। बताओ ऐसे कैसे चलेगा? एल्गल ब्लूम, यानी कि कभी कभी क्या होता है, एल्गी खुद को इतना ज्यादा डिवाइड कर देते हैं, रिप्रोड्यूस कर जाते हैं कि वो उस वाटर में अपना साम्राज्य बना लेते हैं। ऊपर से आपको सिर्फ और सिर्फ एल्गा ही दिखेगा, ठीक है? दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी ही दिखेगा, जिसके वजह से कभी कभी यूट्रोफिकेशन भी हो जाती है, यानी कि मिनरल इतने ज्यादा भर जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज्यादा भर जाता है कि उस वाटर बॉडी को पोल्यूटेड कंसिडर करना पड़ता है, और इवन जो एक्वेटिक लाइफ है उस पानी के अंदर वो काफी ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि इनकी ग्रोथ तभी हो पाएगी जब ढेर सारा ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाएगा। तो ये इतना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाते हैं कि उस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, BOD बढ़ जाता है, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बारे में आप लोग अगली क्लास में वैसे पढ़ोगे, बट मैं ऊपर से सारी चीजें बता देती हूँ। साइनोबैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल, ध्यान से देख लो, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से ग्रुप में आता है? किंगडम मोनेरा। देखो एल्गी पढ़ के तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ना कि हम सीधा किंगडम मोनेरा के पास चले जाएंगे,
यही होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको रटी रटाई चीजें तो लिखनी ही नहीं है, आपको अपने दिमाग से सोचना है, अपने आईक्यू का इस्तेमाल करना है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके ही आंसर लिखना है, बहुत सेंसिबली, ठीक है। व्हाट आर इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। अ पेशेंट वाज डायग्नोस्ड विद ल्यूकेमिया, व्हिच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर अफेक्टेड एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस बॉडी फंक्शन। तो किस तरह के सेल्स होते हैं ब्लड में, कितने तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूको वर्ड आ गया ना, तो समझ जाओ कि व्हाइट ब्लड सेल से रिलेटेड है ये वाली बीमारी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। किस तरह का ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल आर अफेक्टेड, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस बॉडी फंक्शन। व्हाइट ब्लड सेल में अगर दिक्कत आ गई, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा हमारी बॉडी की इम्यूनिटी से, तो ये हमारी इम्यूनिटी को डैमेज कर सकती है, मतलब इसमें खराबी आना मतलब बॉडी का सत्यानाश हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायोलॉजिस्ट फाउंड अ न्यू ऑर्गेनिज्म विद द फॉलोइंग फीचर्स, ठीक है, ध्यान से देखो, मल्टी सेलुलर है तो वो मोनेरा या प्रोटिस्टा नहीं हो सकता, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ओ माय गॉड, आर वी गेटिंग द राइट आंसर, सेलुलोज है सेल वॉल में, वाव, और कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं है बेटा जी। आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड जस्टिफाई, पहली बात तो ये किंगडम कौन सा है, प्लांक, यार केमिस्ट्री में पहुंच गई मैं, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में कितने ग्रुप्स हैं बच्चों, प्लांट किंगडम में कितने ग्रुप्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। अब ध्यान से सुनो, ये और ये तो पाए जाएंगे एंजियोस्पर्म में भी, जिम्नोस्पर्म में भी, टेरिडोफाइट में भी, ठीक है, और ब्रायोफाइट में भी। एल्गी में सेलुलोजिक सेल वॉल हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग कॉम्पोजिशन भी होते हैं, तो उसको थोड़ा सा साइड रखें अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन दिख रहा है हमें, अलग अलग क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, सब में सेल वॉल का कॉम्पोजिशन सेलुलोज के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है हमें। नो वैस्कुलर टिश्यूज, भैया वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट में तो पहली बार वैस्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस देखा गया है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो फेनरोगैम्स है, यानी कि वो तो हायर प्लांट्स है, उसमें तो होगा ही होगा। बचता कौन है, कोई बता सकता है मुझे, कमेंट करना। द राइट आंसर इज ब्रायोफाइट। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब मैं बता रही हूं तुम लोगों को, ये शकलका बूम बूम वाले क्वेश्चंस है, जैसे शकलका बूम बूम वाली पेंसिल से जो भी ड्रॉ करते थे वो आ जाता था, तो ये शकलका बूम बूम वाला क्वेश्चन है, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना ये आ ही जाएगा, ऐसा मान लो। तो मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसी गट फीलिंग आ रही है। अब देखो 11th में ना हम नहीं, ट्रूली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हर एक बच्चा अलग अलग स्कूल में पढ़ रहा है, हर स्कूल का एक अलग टीचर है बायोलॉजी का, और हर एक बायोलॉजी टीचर की एक कैपेसिटी होती है, डिफरेंट कैपेसिटीज होती है टू मेक द क्वेश्चन पेपर, टू फ्रेम द क्वेश्चन पेपर, और उस चीज के बेसिस पर हम जज कर ही नहीं सकते कि कौन सा बायोलॉजी टीचर कौन क्या सोचकर कौन सा क्वेश्चन दे देगा, आएगा लेकिन मिड टर्म सिलेबस के अंदर से ही। तो मैं अपने आप को कभी कभी सोच लेती हूँ कि 2-3 बायोलॉजी अलग अलग टीचर्स किस तरह से सोच सकते थे, तो वो सब मिला जुला कर मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, साथ में ये भी बताया कि ये नहीं तो ये आ सकता है इस चैप्टर में से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एल्गी, ब्रायोफाइट, ये दोनों तो बहुत वैसा है अर्जुन की आंख वाला क्वेश्चन, बिल्कुल हिट करेगा ये जाकर, ठीक है, तीर जो है अर्जुन की वो हिट करेगी। अंडर रूट टिप सेल्स वर ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप, सम सेल्स हैड क्रोमोसोम्स अलाइंड एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम इक्वेटर में अलाइन हो चुके हैं, तो आपको बताना है स्टेज और एक्सप्लेन करना है इवेंट्स टेकिंग प्लेस। सीधी सी बात है, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर में, इक्वाटोरियल प्लेट में अलाइन हो चुके हैं। कौन सी स्टेज है ये, मेटाफेज स्टेज है, ठीक है। क्या इवेंट्स हो रहे हैं इस टाइम पर, सारा का सारा क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो चुका है। सेंट्रोमियर से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर्स जो है इनके
सेंट्रोमियर के साइड में पाए जाने वाले डिस्क शेप के काइनेटोकोर से अटैच हो चुके हैं। अब अगले फेज में ये पुल होगा और वो दोनों सेपरेट होंगे, दोनों क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट होंगे। तो देखो कहाँ अनियन रूट टिप सेल कहाँ पहुंच गए थे, लेकिन कहाँ वापस आ गए। दिस इज नोन एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अ जूलॉजिस्ट स्टडीड हाइड्रा अंडर अ माइक्रोस्कोप, एक्सप्लेन इट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। ओके, हाइड्रा, दिमाग में सोचो कैसा होता है हाइड्रा, कहाँ पढ़ा है हाइड्रा के बारे में? क्या तुमने एनिमल किंगडम के फाइलम सीलेंट्रेटा में पढ़ा है? यस, सीलेंट्रेटा, जिसको टीनोफोरा भी बोलते हैं, जिसको टीनोफोरा भी कहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें पाई जाती है। हाइड्रा कौन सा फॉर्म एग्जिबिट करता है? दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा। अगर बात होती ओबीलिया की, ठीक है, तो हम बोल सकते थे कि अच्छा ये मेडुसा है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रा की। हाइड्रा इज अ पॉलिप, हाइड्रा इज अ पॉलिप। तो पॉलिप क्या करता है? पॉलिप क्या करता है, किस तरह का रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? यस, वो करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि ये करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ड्यूरिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट फाउंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स, आइडेंटिफाई द टिश्यू एंड एक्सप्लेन इट्स रोल। बेटा जी, सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल किसका पार्ट है, किसका कंपोनेंट है? फ्लोएम का। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं। इसका एक पार्टनर होता है जिसे जाइलम कहते हैं। जाइलम फ्लोएम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फ्लोएम का मेन कंपोनेंट होता है सीव ट्यूब एलिमेंट, जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसका साथ देने के लिए, इसको असिस्ट करने के लिए कंपेनियन सेल्स इसका साथ देते हैं। इसके अलावा भी दो कंपोनेंट्स होते हैं फाइलम के, फाइलम पैरेन्काइमा और फाइलम फाइबर्स, लेकिन उनका एज सच कोई एक्टिव रोल नहीं होता, दे आर जस्ट प्रेजेंट। नेक्स्ट, this is the last question everyone. A student caught a frog and noticed its moist slimy skin. Why is this feature essential for its survival in its natural habitat? तो ये फीचर है क्योंकि इसकी बॉडी में म्यूकस पाई जाती है, और ये इसलिए है ताकि ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सके। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन बाय स्किन। ये अपने स्किन के जनरल बॉडी सरफेस से ही गैसियस एक्सचेंज कर पाएगा। क्योंकि ये एम्फीबियन है तो इसे कभी पानी में और कभी टेरेस्ट्रियल होना पड़ता है, तो ये जरूरी है इसके लिए कि इसकी बॉडी मॉइस्ट रहे, सो दैट म्यूकस की कोटिंग ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में काम कर सके। सो दिस वाज ऑल फॉर द 29. Okay, this is the 28th question. Oh my god, I'm so sorry. During meiosis, crossing over occurs. Explain its significance in evolution. Crossing over जब होती है ना बेटा, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा चढ़ जाता है। ये दोनों पेयर हैं, बट ये और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों पेयरिंग बना लेते हैं, बट ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। जब इनकी पेयरिंग होती है ना, तो कुछ जीन्स जो हैं आपस में शफल हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, कुछ उसके पास इंफॉर्मेशन चली गई, कुछ इसकी इंफॉर्मेशन उसके पास चली गई, एंड देन दे गेट सेपरेटेड। फिर इनका सेपरेशन हो जाता है एट द एंड ऑफ द मियोसिस 1, और इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है बच्चों। मेन बात है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है, ये नहीं कि सेम टू सेम इंफॉर्मेशन कॉपी हो गई है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ना ना ना, क्या होता है, वेरिएशन आया।
जैसे एक इंसान है, मान लो मैं हूं, तो मेरे जब गैमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा होगा तो कैसे होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगी और ओवा यानी कि एग सेल्स बनेंगे। तो हर एग सेल में जो पैटर्न होगा इंफॉर्मेशन का वो अलग अलग होगा बेटा जी। एक जीन के 2 एलिल्स होते हैं ना, तो उसी तरह से कुछ में 50% ऑफ द एलिल ऑफ अ सेम जीन जाएगा, कुछ में रेस्ट ऑफ द 50% ऑफ द सेम जीन जाएगा, और इसी से कैरेक्टर में डिफरेंसेस आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए, दैट लीड्स टू evolution, that leads to evolution. You have to explain something like this, make it in on your own, और आई बिलीव कि तुम ये सारे क्वेश्चन कर पाए होगे, माइंड में ही तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो मुझे कमेंट बॉक्स करके अभी तुरंत बताओगे कि तुमने टोटल कितने एप्पल्स खा लिए। यहाँ पर मुझे 29 में से कितने एप्पल्स तुम्हें देने चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरे जितने भी वन शॉट्स हैं उसकी प्लेलिस्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो या पिन कमेंट चेक कर सकते हो, एंड आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो फॉर द एफर्ट्स वी आर टेकिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स, या फिर तुम्हारी हेल्प करने के लिए फॉर योर मिड टर्म एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। और हाँ, तुम्हारे एग्जाम से पहले सोचा है एक वीडियो और तुम्हें दे दूं, तो मुझे जरूर बताना अगली वीडियो कौन कौन से चैप्टर्स के किस तरह के क्वेश्चंस पर होनी चाहिए। क्वेश्चन की जिम्मेदारी चलो मेरी है, तुम चैप्टर्स के नाम बता दो कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।